नमस्कार। हिंदी के स्पेशल बैच में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आपको हम व्याकरण के बारे में, भाषा और व्याकरण के बारे में बता रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पे बात कर ली है। आज हमारा है चौथा पॉइंट, जिस पे हम बात करेंगे। अब चौथे में क्या है, इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पे वर्णों को घोष और अघोष की श्रेणी में बांटा जाता है। अब इससे पीछे हम नासिक और अनुनासिक कंठ स्वर के बारे में बात किए हैं। अब हम क्या बोलते हैं, क्या पढ़ना है हमको, घोष और अघोष के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा घोष, कंपन। अब घोष कैसे होता है? घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज स्वर तंत्र में कंपन होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। छ वर्ग, ज वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण ग, घ, ड़, ज, झ, य, अंग, यज्ञ है आदि तथा य, र, ल, व के घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या 33 है। इसके अलावा जो है, इसमें तो वर्ण है, इसके अलावा जितने भी वर्ण हैं वो 33 होते हैं। अघोष की श्रेणी में क्या आता है? इन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में कंपन नहीं होता, अतः कोई गूंज न होने के से ये अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ग के क, ख, च, छ, ट, ठ, प तथा श, 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 ह आदि समीप अघोष है। इनकी संख्या कुल 13 है। अब अघोष की जो संख्या है वह 13 है। अब इसमें क्या होता है? इसमें कंपन नहीं होता। इन शब्दों का उच्चारण जब हम कहते हैं जैसे क, ख, ग, घ, ट, प, फ, श, 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 ह, इसमें कंपन नहीं है, तो इसको हम अघोष की श्रेणी में रखते हैं। और यहाँ पे घोष है, यहाँ पे कंपन है, यानी कि वाइब्रेशन है, तो वहां पे हम उसको घोष की श्रेणी में रखते हैं। अब आते हैं फेफड़े से। जो हमारे फेफड़े से निकलती है श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब श्वास वायु क्या है? इसमें एक होता है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अब पहले हम अल्प प्राण के बारे में जानते हैं कि अल्प प्राण क्या है। तो अल्प प्राण में हमारे साथ जो शब्द निकलते हैं उसके लिए यहाँ पे जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, मुख विवर मतलब मुख के रास्ते जो कम वायु निकलती है, 6 वर्ग आदि वर्गों का पहला वर्ण 13 पंच वर्ग वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, द, ध, प, ब, म आदि तथा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। अब ये जो है हमारे सिर्फ स्वर जो हैं अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। इसमें उच्चारण में वायु की मात्रा मुख से कम निकलती है। अब है हमारा महाप्राण। अल्प प्राण के बारे में हम जान गए। अब हमारा आता है महाप्राण। अब महाप्राण में इसका उल्टा होगा। कैसे? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ख, घ, च, छ, ठ, ढ, थ, ध, प, भ तथा श, 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 ह ये जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अभी आप लोगों ने समझ लिया है अघोष, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अब आते हैं हम अनुनासिक के लिए। अनुनासिक में क्या है? अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे अ, आ, इ, उ आदि। अभी इन स्वरों का उच्चारण, इन वर्णों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हम नाक की सहायता ले रहे हैं, हमारे नाक से वायु बाहर निकल रही है, वहां पे हो जाएगा हमारा अनुनासिक। ठीक है। अब यहां तक हम समझ लिए घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक। ठीक है। अब आते हैं देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानवीकरण। अब देवनागरी लिपि जो है हमारी हिंदी की जो भाषा है वो देवनागरी में ही तो है। अब हम देवनागरी के बारे में जानते हैं कि देवनागरी क्या है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया है।
ठीक है, तथा उसकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। ठीक, यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है तथा उसकी लिपि को देवनागरी लिपि के को मान्यता दी गई। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वाधान में भाषाविदों, पत्रकारिता, हिंदी सेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्णनी का एक मानक रूप तैयार किया गया। यह स्वरूप भी आधिकारिक तौर पर मान्य है, अतः इसका ही प्रयोग करें। अब क्या है, क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि जो है हमारी जो भाषा है, इसी भाषा को हम अपने मानक के रूप में तैयार किया गया है, हिंदी वर्तनी के रूप में तैयार किया गया है और इसी को आधिकारिक तौर पे मान्य है और इसका ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो देवनागरी के बारे में है कि ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। अब यहाँ है देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक क्या है। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो है स्वर में है अ आ इ ई उ ऋ ए ओ अ आ इ मतलब अब इसकी मात्राएं जो हैं ये स्वर हैं। अब इसकी मात्राएं कैसे लग रही है, अब अ पे खड़ी की मात्रा आ हो गया, छोटी की मात्रा ई पे छोटी की मात्रा लगाया तो ई हो गया, बड़ी ई पे ऐसे मात्रा लगाए तो ई हो गया, उ पे छोटा ऊ अगर हम बना रहे हैं तो छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे और बड़ा ऊ लगाना है तो ऐसे मात्रा लगाएंगे। ऐसे हमारे मात्राएं तैयार होती हैं। तो नए स्वर की रचना इसके साथ हो। अनुस्वार में क्या है, अंग, अंग जो है हमारे अनुस्वार में आता है और अह जो है वो विसर्ग के रूप में आता है। ठीक है, अनुनासिकता का चिन्ह क्या है, अनुनासिकता का चिन्ह है चंद्र बिंदु और ये एक छोटा बिंदु, ये अनुनासिकता के चिन्ह हैं। अब आते हैं हम व्यंजन में। व्यंजन में क्या है, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ह य। ये हमारे क्या है, व्यंजन है। अब हमारे संयुक्त अक्षर, अब इसमें देखिए इन व्यंजनों में छ नहीं है, त्र नहीं है, ज्ञ नहीं, श्र नहीं है। ये जो चार अक्षर हैं हमारे ये संयुक्ताक्षर हैं। ये दो अक्षरों को से मिलके बने हैं, इसलिए इनको व्यंजन की श्रेणी से हटा के संयुक्त व्यंजन के रूप में लिया गया है। अब हल दिया है, अब हलंत क्या है, हल विहन में क्या है, कोष्ठक है। ठीक है, और ये पाई जो होती है उसको हल विहन कहते हैं। अब आगे है वर्णी के उच्चारण स्थान। वर्णी जो वर्ण है उसके उच्चारण स्थान क्या है, तो वर्ण में अ आ क वर्ण तथा विसर्ग, ये क्या है, कंठ कोमल तालु। अभी इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है और इसके अंदर का जो कोमल तालु है वहां से इसका स्पर्श है। अब इसको क्या बोलते हैं, वर्ण का ध्वनि का है कंठ। अब इसको हम जब आ क वर्ग है और विसर्ग है जो है जब बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान कंठ कोमल तालु है और जो है उसको क्या बोले हैं, कंठ्य, कंठ्य बोलेंगे। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो आज हमारा यहाँ पे आज इस वीडियो में हम घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक, देवनागरी लिपि के बारे में जाने और इसके साथ ही देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक के रूप में भी जाने हैं। तो ये आशा करते हैं आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।